नमस्कार दोस्तों, आप हैं द साइलेंट जोन पर। मैं परमिता आपका स्वागत करती हूँ। कहानी का नाम है बर्थ नंबर 25। कहानीकार है जयप्रकाश पांडे। चलिए सुनते हैं कहानी। गरीब रथ एक्सप्रेस ने लखनऊ स्टेशन से रेंगना शुरू कर दिया था जब डॉक्टर रामशंकर ने किसी तरह भागकर सामान सामने के द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में फेंका। इससे पहले कि डिब्बा प्लेटफॉर्म छोड़ता, वे लटकते हुए किसी तरह से डिब्बे में दाखिल हुए। आज किसी इमरजेंसी मीटिंग में उन्हें रामपुर जाना पड़ रहा था। डिब्बा खचाखच भरा था, कोई सीट खाली नहीं थी। वे अपना सामान बाहर पैसेज में ही छोड़कर सीट की तलाश में आगे पीछे के डिब्बों की तरफ ही गए, किंतु उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी। आखिरकार वे उसी डिब्बे में एक साइड वाली सीट पर कोने में बैठ गए। सुबह का समय था। कुछ यात्री अभी नींद में ही थे तो कुछ जागकर बदकहियों में मशगूल हो गए थे। कुछ सवेरे के नाश्ते में जुटे हुए थे। गरीब रथ अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। खेत वन बागों के बीच से कूदती फांदती खटर पटर करती मस्ती में चली जा रही थी, जैसे कोई नवविवाहिता बिना किसी की परवाह किए पनघट की तरफ चली जा रही हो। साइड वाली सीट पर बैठे बैठे रामशंकर ने भी अपना टिफिन बॉक्स खोलना चाहा। उस तंग जगह पर वे थोड़े फंसे से बैठे थे। टिफिन रखने और खाने की जगह नहीं थी। तभी दूसरे केबिन में बैठे और लगातार ठहाकों में तल्लीन एक आदमी ने आवाज दी, साहब यहाँ बैठ जाइए और आराम से नाश्ता कर लीजिए। दूसरे की बर्थ पर पांव के पास बैठे रामशंकर को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। आखिर अंधा क्या मांगे, दो आंखें, और डॉक्टर रामशंकर को वो मिल गई थी। पक्की गेहूं की बालियां धरती पर सोने की परत की तरह बिछी हुई थी। गरीब रथ तेजी से भागी जा रही थी, जिसके साथ ही दूर दूर तक फैले गेहूं के खेत भी भागे जा रहे थे। पक कर तैयार गेहूं की नुकीली बालियां आसमान में छेद करने का मादा रखती है। हजारों लाखों की भूख मिटाना क्या आसमान में छेद करने से कम है? हौले हौले चल रही हवा में घूमती हुई ये बालियां धरती पर विजय पताका फहराती सी प्रतीत हो रही थी। पटरियों के समानांतर आमों के पेड़ों की श्रृंखला लगातार चल रही थी। अमराई अपने चरम पर थी। पीले लसलसे बोर हरे कोमल पल्लवों के बीच से निकलकर झांक रहे थे। छोटी छोटी आमियां अभी आने लगी थी। खाने लायक ना होने पर भी स्कूल के बच्चे अनायास ही इन्हें तोड़ने में लगे थे। रामशंकर दही, जलेबी और खस्ता कचौरी से भरा थैला लेकर बुलावे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। वे चुपचाप बैठे रहे। उस कूपे में बैठे लोगों की बातचीत से पता चला कि ये लोग सहरसा से चलकर दिल्ली जा रहे हैं। बगल में बैठा मोटा ठिगना अब्दुल रहमान था। सूजा हुआ मुंह, मोटे होंठ और धसी आंखों वाला रहमान एक बेपरवाह दुबले लंबे पोपले मुंह वाले शकील को किसी न किसी बात पर चिढ़ाए जा रहा था। मरियल शकील की खिसियाहट उसकी आंखों से निकल रही थी, जिससे वो बेबसी में हंसता हुआ भी रोता सा ही लग रहा था। तुम तो लाल किले पर लोगों को बेवकूफ बनाकर तोते बेचते हो और दूसरे दिन वो सब उड़कर तुम्हारे पास ही आ जाते हैं, रहमान ने तंज कसा। पक्षी ही तो हैं, आदमी थोड़ी है, जहां मर्जी होगी वहीं रहेंगे, शकील ने करारा जवाब दिया। अब उड़कर मेरे पास आ जाते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारी तरह 1 घंटे रुकने के लिए भी 1000 रुपए तो नहीं ले लेता, शकील ने भी ताना दिया। रहमान ने जवाब दिया, लोगों को रुकने की सुविधा मिल जाती है, लोग खुशी खुशी ही पैसा देते हैं, इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? क्यों साहब,
इसमें लोगों को क्यों समस्या होनी चाहिए? रहमान ने डॉक्टर राम शंकर की तरफ देखते हुए कहा था। इस बातचीत और तंजो तेजी में इतना तो पता चल गया था कि ये सब एक ही गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों के अलावा गांव के 3 अन्य आदमी भी बैठे थे। 2 लड़के तो शकील रहमान की नोकझोंक का आदित्य उठा रहे थे, जबकि खिड़की के पास बैठे तस्लीम भाई रजनीगंधा मुंह में दबाए बड़ी धीर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। हंसी के ठहाकों के बीच इस पूरे माहौल में तस्लीम भाई ने अब तक केवल गरिमामय मुस्कुराहट का ही प्रदर्शन किया था। वो मौन रहकर अपनी गंभीर उपस्थिति ही दर्ज करा रहे थे। इस डिब्बे में माहौल अत्यंत ही जीवंत था। हंसी मजाक के माहौल में पूरा ग्रामीण भारत इस डिब्बे में समाया हुआ था। जहां एक ओर डॉक्टर रामशंकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, वही बगल वाली सीट पर बैठी एक छोटी सी बच्ची भी उन दोनों के आरोप प्रत्यारोपों को बिना समझे हुए भी आदित्य ले रही थी। रहमान शकील को पागल बोलकर चिढ़ा रहे थे और उनको कुछ समझ नहीं आता है। वे बच्ची से पूछते कि पागल कौन है। मुस्कुराती बच्ची शकील की तरफ हंसती हुई उंगली उठा देती और सारा केबिन ठहाकों से भर जाता। बच्ची की माँ उसके छोटे भाई को साथ लेटाए सो रही थी। लड़की बैठे बैठे मस्ती कर रही थी, जिससे उसकी माँ की नींद में व्यवधान पड़ रहा था, जिससे वो बच्ची को लेटे लेटे ही बीच बीच में 2-1 हाथ जड़ चुकी थी। बच्ची सहम कर कोने में दुबक गई और खिड़की से बाहर देखने लगी थी। डॉक्टर रामशंकर ने नाश्ते के लिए अपना थैला खोला, सभी को नाश्ते पर आमंत्रित किया। खस्ता कचौरी तो किसी ने नहीं ली, किंतु दही जलेबी पर पूरा दल टूट पड़ा। शकील ने दोने भरकर जलेबी उठाई और सपक सपक कर मजे से खाने लगा। रहमान, यूसुफ, शकील और गंभीर तस्लीम भी जलेबी का मजा ले रहे थे। शकील की मस्ती और फक्कड़पन ने डॉक्टर रामशंकर के मन में उसके प्रति स्नेह भर दिया था। शकील अपने ऊपर कसे तंजों पर मुस्कुराए जा रहा था। साथ ही वो खुद पर मजाक होने के अनेक अवसरों का जिक्र भी कर रहा था। देश के राजनेताओं से लेकर अपनी खाला के घर होने वाले आयोजनों तक के मजेदार किस्से हंसी के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित हो रहे थे। इस हंसी ठिठोली में न केवल आसपास के मुसाफिर वरन वहां से गुजरने वाले वेंडर भी शरीक हो रहे थे। सबकी निश्चल हंसी देखकर रामशंकर भी इस माहौल में शामिल हुए बिना नहीं रह सके थे। वे बीच बीच में हंसते मुस्कुराते और किसी किसी बात पर रहमान या शकील को देख सिर हिला देते। वे दोनों भी रामशंकर जैसे सभ्य इंसान को आनंद लेता देख अपनी बात को और भी मजेदार कलेवर में बांधने का प्रयास करते। लाल किले पर चिड़ियों को उड़ाता हुआ लोगों को ठगता है, रहमान ने शकील की ओर इशारा करते हुए फिर चुटकी ली। शकील ने मटक कर कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। साहब, ये बड़े लोगों का शौक है, तुम्हारे जैसे टुच्चे लोगों को क्या पता। साहब लोग ही चिड़िया पाल सकते हैं, ये बड़े कुवत का काम है, शकील ने डॉक्टर रामशंकर से हामी भराते हुए कहा। रहमान उल्टा उसे चिढ़ाते हुए बोला, बंदर ही जाने चिड़ियों का हाल, तुम तो जंगली हो ना, तभी तो चिड़ियों के बारे में जानते हो। रहमान बोला, मुझ में ये हुनर है तो तुम्हें क्या कष्ट है, दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हो। तुम तो अपने सड़े से लॉज में लोगों को खूब लूटते हो, 1 का 3 कमाता है, फिर भी रहता है पागल जैसा। तुम्हारी तरह एक रूम में ही 5-5 लोगों के साथ नहीं रहता हूँ, मैं तो मजे में रहता हूँ, शकील ने जवाब दिया। हाँ हाँ शकील मियाँ, अपनी झोपड़ी में शहंशाई से रहते हैं, जिसके सामने से गटर बहता है वहां तो खड़े रहना भी मुश्किल है, चारों तरफ सूअर घूमते रहते हैं, वहां तुम जैसे ही रह सकते हैं। वैसे भी मेरे यहाँ पागलों की कोई जगह नहीं। रहमान रामशंकर की तरफ मुखातिब होते हुए बोला,
इसने दिल्ली से पैसा बचाकर गांव में आलीशान घर बनवाया था। जिंदगी भर दिल्ली में झोपड़ी में रहेगा और गांव में घर खाली पड़ा है, क्योंकि इसकी तो बीबी भी भाग गई। शकील बोला, यदि भाग गई तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो उसे सुख देने की बहुत कोशिश की। रहमान ने कहा, जो खुद दुखी आदमी है वो दूसरे को क्या सुख देगा? बीवी तो संभली नहीं। रहमान ने आगे तंज कसा, साहब, ये अपनी खाला की बेटी भगा कर ले आया था, वो भी भाग गई। संभालने की बात मत कर, संभाल तो मैं तेरी भी लूं। उसकी मर्जी है, जहां रहे सुखी रहे। लाल किले के बादशाह को तो कोई भी मिल जाएगी, शकील ने मस्ती में कहा। उसका विश्वास देखने लायक था। आसपास की सीटों पर बैठे लोग भी बर्थ नंबर 25 पर हो रही बातचीत में रुचि लेने लगे थे। वे सब भी किसी न किसी बात पर शकील का मजाक उड़ाने लगे थे। शकील मस्ती में सभी आलोचनाओं का हंसकर उत्तर देता। जहां व्यक्ति तनिक आलोचना से ही विचलित हो जाता है, वहीं शकील का व्यक्तित्व बड़ा उदात्त दिखाई पड़ रहा था। बड़ी बड़ी पुस्तकों और महान लोगों में जो गुण कई बरसों में विकसित होते हैं, वो लाल किले के बादशाह में स्वाभाविक रूप से मौजूद थे। दोपहर का समय हो गया था। रामशंकर को भूख महसूस हुई। तभी एक वेंडर लंच पैकेट लेकर बेचता हुआ आ गया। रामशंकर ने लंच का एक पैकेट लिया और जब उसका दाम पूछा तो उसने 100 रुपए बताया। रामशंकर ने उसे पैसे दे दिए, लेकिन लंच का दाम सुनकर सभी यात्रियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक ने धीरे से कहा, ये तो बहुत महंगा दे रहा है। शकील ने भी उस यात्री की हाँ में हाँ मिलाते हुए उस वेंडर से कहा, 2 रोटी और दाल का ये खाना 40 रुपए का मिलता है, इसे 100 रुपए में क्यों दे रहे हो? दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी। रामशंकर को लगा कि वो वेंडर लंच का ज्यादा दाम वसूल रहा है। उन्होंने सोचा कि ये तो सामान्य लोगों को ठग रहा है। उन्होंने कहीं फोन पर बात की। थोड़ी देर में हलचल शुरू हो गई। टीटी, कैंटीन मैनेजर, आरपीएफ के जवान वहां आ पहुंचे। वे सब लोगों से बर्थ नंबर 25 के बारे में पूछ रहे थे। टीटी ने रामशंकर को पहचान लिया। अरे साहब, आप यहाँ बैठे हैं, हमें बताते तो सर। चलिए फर्स्ट एसी में। रामशंकर ने मना कर दिया, मैं यहीं ठीक हूँ। आप लोग उस वेंडर को देख लीजिए। यदि वो वेंडर सही रेट ले रहा है तो ठीक है, और अगर ज्यादा ले रहा है तो आवश्यक कार्रवाई करिए। जी सर, कहकर टीटी चला गया। पूरे डिब्बे में हलचल मची हुई थी। सभी लोगों को पता चल गया था कि उनके बीच बैठा आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था कि साहब, जो उनके अपने जैसे ही थे, उनके एक फोन से सिस्टम हिल गया था। शकील तो बच्चों की तरह खुश हो रहा था। गाड़ी जब अगले स्टॉपेज बरेली स्टेशन पर रुकी तो जैसे पूरा अमला ही बर्थ नंबर 25 को ढूंढता हुआ आ गया। पूरा कोच पुलिस वालों से भर गया। क्या गुस्ताखी हुई साहब, इंस्पेक्टर ने बढ़कर सैल्यूट मारते हुए कहा। आप हमें बताते तो सर, हम खाना भिजवा देते। नहीं, मुझे ऐसी कोई सुविधा नहीं चाहिए। मुझे लगा कि वेंडर ने खाने के ज्यादा पैसे लिए, जो उचित नहीं है। आम आदमी से ऐसी लूट ठीक नहीं है, रामशंकर ने सहजता से कहा। इंस्पेक्टर को गंभीरता नजर आई। उसके पीछे खड़े 4 सिपाही अदब से सिर हिलाते रहे, जैसे उन्हें ऐसा करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया हो। बर्थ नंबर 25 पर बैठे लोगों को तो आनंद आ गया। अभी तक जिस आदमी को उन्होंने साधारण समझा था, उस आदमी की इतनी अहमियत ने उन्हें आह्लादित कर दिया था। लाल किले का बादशाह चौड़ा होकर दरोगा जी से जिरह कर रहा था कि कोई देखने वाला ही नहीं है, सभी लोग गरीबों को लूटने में लगे हैं। दरोगा जी, कोई और मौका होता तो इस नसीहत का जवाब 2-4 भद्दी गालियां निकालकर अवश्य देते, किंतु इस समय वे सराफत का चोला ओढ़े कर्तव्य की बेदी पर खड़े थे, जहां उनके मुंह से केवल फूल ही झड़ रहे थे। जी बिल्कुल,
कहते हुए उन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की। मैं अब भी उसे पकड़ता हूँ। यदि किसी स्टेशन पर उतर भी गया हो तो सभी जगह संदेश पहुंचा दिया गया है। वो वेंडर जल्द ही पकड़ा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई होगी, कहकर दरोगा जी ने एक जोरदार सैल्यूट मारा और वहां से ऐसे निकले जैसे कमान से तीर निकलता है। सभी यात्रियों की बांछें खिल गई थी। पूरे डिब्बे में बर्थ नंबर 25 की चर्चा थी। साहब के एक फोन ने तो कमाल ही कर दिया। चारों तरफ यही बात हो रही थी। बर्थ नंबर 25 पर एक खामोशी छा गई। रहमान, शकील अब हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। गंभीरता का दम घोंटने वाला वातावरण मस्ती वाले माहौल को निगल चुका था। सामान्य जीवन एकाएक सभ्य जीवन में बदल गया था। बर्थ नंबर 25 के लोगों की मस्ती बड़े साहब के शिक्षित और बड़े होने के आवरण में तिरोहित हो गई थी। इस क्रम में वहां से मस्ती का माहौल चला गया। लोग एकदम चुप हो गए। हंसी ठिठोली, चिढ़ना चिढ़ाना बंद हो गया। लोग खुद को संभालने और स्थिति को समझने में लग गए। वातावरण में गंभीरता का उबाऊपन छा गया। जो यात्रा इतनी मस्ती से कट रही थी वो नीरस एवं उबाऊ हो गई। डॉक्टर रामशंकर उबने से लगे थे। थोड़ी देर पहले वे जिस परिवेश में अपने थे, जिस लोगों को वो खुद अपना ही समझ रहे थे, जिस चुहलबाजी में उनका अपना बचपन एवं सभी अपने दोस्त जैसे दिखाई दे रहे थे, अचानक वो परिवेश उनसे अलग हो गया था। सहयात्री ना चाहते हुए भी सजग हो गए थे। डॉक्टर रामशंकर ने माहौल को हल्का बनाने के लिए शकील को छेड़ने की कोशिश की। अच्छा तो शकील जी, क्या सही में आपके तोते लोगों के घर से उड़कर आ जाते हैं? इससे तो भाई चट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। किंतु शकील ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुरा कर रह गया। रहमान ने भी उसकी टांग नहीं खींची। बच्ची भी अब खिड़की से बाहर देखने लगी थी। अब उसके बालपन को बहलाने लायक कुछ बचा ही नहीं था। वैसे तो डॉक्टर रामशंकर के लिए भी अब कुछ बचा नहीं था। उन्होंने अपनी साहबियत का लवादा ओढ़ने में ही भलाई समझी। ट्रेन रामपुर स्टेशन पर रेंगने लगी थी। डॉक्टर रामशंकर का सफर पूरा हो गया था। वे उठ खड़े हुए। उन्होंने सभी लोगों से हाथ मिलाया। आत्मीयता प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश की। जीवन में फिर कभी मिलने की आशा व्यक्त करते हुए बैठने हेतु जगह देने और सफर को सुखद बनाने के लिए धन्यवाद दिया। रहमान और शकील को मना करने के बावजूद उनका सामान उठाया, कोच के बाहर छोड़ने आए। डॉक्टर रामशंकर को लेने कुछ लोग स्टेशन पर आ चुके थे, किंतु वे स्टेशन पर शकील और रहमान के पास खड़े रहे। कोई बातचीत नहीं हो रही थी, जैसे वे तीनों अपने को सहेजने में लगे थे। शकील और रहमान मन में सोच रहे थे कि अब ये ट्रेन जल्दी से स्टेशन छोड़े। डॉक्टर रामशंकर उनके साथ कुछ देर और खड़ा रहना चाहते थे। एक निस्तवता छाई रही। तभी ट्रेन ने एक लंबी सीटी दी और चल पड़ी। शकील और रहमान वापस बर्थ नंबर 25 पर जा चुके थे। वहां महफिल सज गई होगी और ठहाकों का साम्राज्य स्थापित हो गया होगा। रामशंकर ट्रेन को जाते देखते हुए वहीं खड़े रहे, सम्मोहित, विस्मित, विचलित। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी बर्थ नंबर 25। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। आप बने रहिए द साइलेंट जोन पर। जय जगन्नाथ।